हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको स्प्लिटिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी थी। यहाँ पर मैंने एक और बात भी आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि यहाँ से टेट्राहेड्रल में जी को हटा दिया जाता, लेकिन आरबीएससी ने नहीं हटाया इस चीज को। तो मैंने क्या कहा भाई, जी का मतलब जनरली जिरेड होता है, जिरेड का मतलब ही सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है। तो जनरली बहुत सारी बुक कॉम्प्लेक्स को लेकर के चलती है, तो जहां तक मेरे ध्यान में है आरबीएससी ने ना इसको इसीलिए नहीं हटाया होगा क्योंकि यहाँ पर जी जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है डी ऑर्बिटल में। हो सकता है इस बेस पे नहीं भाई, जी का मतलब क्या कहा मैंने, जिरेड किस लिए आया, सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए ना। तो डी के जितने भी ऑर्बिटल होते हैं आपने देखा होगा ऐसे ही तो रहते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलवेज इसके लोब के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है। तो हो सकता है उस वजह से यहाँ से जी हटाया नहीं गया हो, ठीक है। बाकी तो और कोई ऑप्शन बनता नहीं है जी को नहीं हटाने का, यही है कि जिरेड का मतलब ही होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो डी ऑर्बिटल्स अपने आप में क्या करते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन रखते हैं, खुद में एक सेंटर रखते हैं जहां से उनके लोब के दो डिफरेंट डायरेक्शन में जो उनके सेम लोब होते हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल होने के कारण वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। मैं यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि जो स्प्लिटिंग है ना डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग डेल्टा ओ है और टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग जो है वो डेल्टा टी है। क्या ये दोनों इक्वल होती हैं? तो मैं आपको पहले बता देता हूं, डेल्टा ओ इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्प्लिटिंग होती है डेल्टा ओ, वो कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के बराबर नहीं हो सकते। डेल्टा ओ इज नॉट इक्वल टू डेल्टा टी। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो कितना ज्यादा डिफरेंस इनमें होगा, वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ पर क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ पे समझनी है। देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड सेंटर मेटल एटम को सराउंड करके रखते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं किसको, सेंटर मेटल एटम को। तो यहाँ पर लिगेंड जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल में 6 होते हैं और टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड होते हैं वो 4 होते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्टाहेड्रल में टेट्राहेड्रल की कंपेयर में कितने लिगेंड ज्यादा हैं, तो 2/3 लिगेंड ज्यादा है कि नहीं भाई। रेशियो निकालो ना, 4/6 का निकलेगा और 4/6 का मतलब 2/3। तो 2/3 डेल्टा ओ यहां से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसकी कंपेयर में, डेल्टा टी की कंपेयर में। यहां तक अभी तक तो बात समझ में आई भाई। जितने ज्यादा लिगेंड होंगे, स्प्लिटिंग नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ने के कारण स्प्लिटिंग तो बढ़ती है, ये रीजन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, कितने ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है। दैट्स वाई 2/3 ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग यहां तक तो आपको समझ में आ रही है कि डेल्टा टी से ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड ज्यादा है, ठीक है। जितने ज्यादा है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग तो होगी, तो 2/3 स्प्लिटिंग तो इसके कारण ज्यादा हो गई। यहां तक तो बात समझ में आया। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आपने देखा होगा जब लिगेंड डजंट मैटर टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल चाहे कोई भी लिगेंड हो, वो हमेशा सेंटर मेटल की ओर क्या करेगा, अप्रोच करता है। जब वो अप्रोच करता है और लिगेंड सेंटर मेटल के पास में आ जाता है तब जाकर के तो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो पास आने से स्प्लिटिंग हुई क्यों, ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन हुआ क्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ है, जब लिगेंड का इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहा है, आपका सेंटर मेटल के डी ऑर्बिटल के पास में आ रहा है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी जेड एक्स ऑर्बिटल या डी वाई जेड ऑर्बिटल, ये जो 3 ऑर्बिटल होती हैं, चाहे इसको मैं टेट्राहेड्रल में कहूं चाहे मैं ऑक्टाहेड्रल में कहूं, देखो ऑक्टाहेड्रल में भी ये डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता है और टेट्राहेड्रल में भी ये डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। ध्यान होगा आपको कितना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आपने देखा होगा L/2 डिस्टेंस होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल में 0.5 L मैंने आपको लिखा था। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल हो चाहे टेट्राहेड्रल हो ना, ये ऑर्बिटल जो होते हैं, ये ऑर्बिटल जो होते हैं वो लिगेंड से सेम डिस्टेंस पर लाई करते हैं। एक बात ध्यान रखना, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में इन ऑर्बिटल पर लिगेंड जो होते हैं ना वो सेम डिस्टेंस पर होते हैं। लिगेंड से ये तीनों ऑर्बिटल दोनों में
चाहे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स में ये जो ऑर्बिटल होती है ये लिगेंड से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, ध्यान रखना। इसीलिए यहां पर तो रिपल्सन जो है वो इक्वल हो जाता है, तो इसके बेस पर तो यहां पर दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये लिगेंड से ना डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, लिगेंड के सामने होते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, जबकि 0.71 एल डिस्टेंस पर होते हैं ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल, किसमें? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। और 0.7 आप अगर देखो तो ये 2/3 के समथिंग होगा, अरे 2/3, इतना ही तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग। तो 0.7 एल डिस्टेंस पर होने के कारण हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्ट सामने आ रहे हैं, तो डायरेक्ट सामने आने के कारण रिपल्सन ज्यादा होगा। टेट्राहेड्रल में डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे, इतनी डिस्टेंस पर आ रहे हैं, इतनी डिस्टेंस बोले तो इतनी डिस्टेंस पर आ रहे हैं, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पर आने के कारण इतना रिपल्सन कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब इतना रिपल्सन कम होगा तो इतनी स्प्लिटिंग कम हो जाएगी, तो 2/3 इसके कारण कम हो गई, और 2/3 किसके कारण कम हुई थी? 2/3 नंबर ऑफ लिगेंड के कारण कम हुई थी, ठीक है। तो टोटली मैं कहूं डेल्टा टी और डेल्टा ओ में जो आपका रिलेशन बन के आया है वो बन के आया है 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा ओ से कितनी होती है? 4/9, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.45 डेल्टा ओ, लगभग आधा मान के चलो, हाफ स्प्लिटिंग है लगभग, ठीक है। तो डेल्टा टी में स्प्लिटिंग जो होती है ना ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से लगभग हाफ हो जाती है, 0.45। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा 4/9 डेल्टा ओ इज इक्वल टू डेल्टा टी, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है वहां पर, उसने कोई समझाया भी नहीं आपको कि ये 4/9 कैसे है। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। वो जितने भी ऑर्बिटल मैंने बनाए थे, मैंने क्यों आपको वो सारी बातें पहले बता दी। एक्चुअली में जब मैं देखो जब भी मैं स्टार्ट में पढ़ाने गया तो मैंने क्या किया, पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर बच्चों के क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए कि सर ये कैसे आया, समझ में आ रही बात। फिर उनको वहां बैक लेकर के जाओ, मतलब टाइम उतना ही खर्च हुआ, बच्चे को पूछने का मौका और मिलेगा कि सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ। अब यहाँ पर क्या है, मैंने पहले से ही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके रखे हुए हैं, तो अब मुझे बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे डेल्टा टी और डेल्टा ओ बराबर क्यों नहीं है, तो पहली बात लिगेंड इक्वल नहीं है, वहां से 2/3 स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। अब ये 2/3 तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन ये 2/3 समझ में नहीं आती है। सर ये 2/3 कैसे हुआ, तो ये 2/3 कैसे हुआ, अब यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्यों? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल में डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, टेट्राहेड्रल में इनका डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता है, ये डिस्टेंस पर होते हैं 0.71, जो डिस्टेंस लगभग इतनी बन के आ जाती है आपकी, समझ में आ रही बात। तो इतनी बन के आ जाती है, तो इतना ज्यादा रिपल्सन ज्यादा होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल में। तो इतनी ज्यादा रिपल्सन और इतना ज्यादा लिगेंड होने के कारण ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, समझ में आ रही बात। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में हाफ का रिलेशन मान लो आप, मतलब अगर मैं कहूं तो 2 डेल्टा टी के बराबर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक लगभग समथिंग इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां तक आप समझ में आ गई स्प्लिटिंग कैसे देखते हैं हम, ये रिलेशन कहां से आया, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अच्छा, इससे एक बात निकल के आ गई है कि नंबर ऑफ लिगेंड ना स्प्लिटिंग को इफेक्ट करते हैं, मतलब जितने ज्यादा लिगेंड होंगे। चलो अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लिख दूं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, अब ये डेल्टा किसके लिए आया, ये ऑक्टाहेड्रल एज वेल एज टेट्राहेड्रल के लिए। मतलब अगर डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग से, ठीक है। मतलब ऐसे फैक्टर जो स्प्लिटिंग को क्या करते हो, इफेक्ट करते हो, उन फैक्टर की मैं अगर बात करूं तो पहला फैक्टर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ लिगेंड इफेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ लिगेंड इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो अगर नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज करेगा तो स्प्लिटिंग भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया अभी आपको, अभी बता के दिया मैंने, ठीक है। भाई नंबर ऑफ लिगेंड जितने ज्यादा होंगे
स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो पहला फैक्टर तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ लिगेंड ना काफी हद तक स्प्लिटिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा भी रीजन है, वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा याद रखना, जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तब तब स्प्लिटिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब स्प्लिटिंग को मैं शॉर्टली क्या कर देता हूं, एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में ना स्प्लिटिंग को इंक्रीज करवाती है। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। कैसे होगा ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में जनरली तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव ही जाती है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नेगेटिव भी चली जाती है कभी कभार। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, पॉजिटिव में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो स्प्लिटिंग भी वो बढ़ा के देगा। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं COH2O का होल 6, ठीक है, इस पर मैं आपका 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं और अगले में मैं लिख देता हूं COH2O का होल 6 है, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स पर आपका 3+ चार्ज लगा देता हूं, ठीक है, 3+ चार्ज। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, यानी कि कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कोबाल्ट पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज और 3 पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा। एक ध्यान रखना इस बात को, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज्यादा होगी इनमें। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नेगेटिवली चार्ज लीगेंड आ रहा है या कोई भी लीगेंड आ रहा है, आयोनिक इंटरेक्शन तो करेगा ही। तो अगर ये लीगेंड इस कोबाल्ट के पास आ रहा है और ये वाला लीगेंड इसके पास आ रहा है, तो किसका चार्ज इस लीगेंड को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, तो आप अच्छे समझ रहे हो, ये वाला इसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो लीगेंड जितना इसके क्लोजर आएगा ना, किसके, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में, रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन दूर रहते हैं तब रिपल्सन कम होगा, जितना पास आएगा उतना ज्यादा रिपल्सन करके देगा, समझ रहे हो ना। तो अब क्लोजर किस में ज्यादा आएगा, लीगेंड, इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण लीगेंड बहुत पास आएगा और उसके बाद इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई स्प्लिटिंग जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहां तक एक बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज होने पर स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने पर स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है। उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है आपका, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए, थर्ड पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम हो जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम हो जाए, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स है ना, डी एन जो है, डी एन इंक्रीज कर जाए, यानी कि डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाए, तो स्प्लिटिंग हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान रखना है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे उस समय स्प्लिटिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। प्रायोरिटी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को देनी है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के बाद आपको डी इलेक्ट्रॉन देखने। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं COH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। तो देखो निकिल पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज है और कोबाल्ट पर भी ना 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन डी के इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करेंगे। डी के इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे स्प्लिटिंग उसमें कम हो जाएगी। तो अभी मैं आपसे पूछूं इन दोनों में स्प्लिटिंग कम किस में होगी, तो यहां पर ना स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब आप पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्प्लिटिंग कम क्यों हो रही है, इसका रीजन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के, देखो पॉजिटिव चार्ज दोनों में इक्वल है तो लिगेंड पास आने की कोशिश दोनों में बराबरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण लिगेंड और ज्यादा क्लोजर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण लिगेंड पहले ही क्लोज नहीं हो पाएगा, और अगर लिगेंड क्लोजर नहीं आएगा तो रिपल्सन बाद में उतना कम लगेगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण लिगेंड ज्यादा क्लोज नहीं आ पाता है सेंट्रल मेटल एटम के, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, स्प्लिटिंग जो है वो कम हो जाती है। तो डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्प्लिटिंग घट जाती है, ये एक और थर्ड पॉइंट। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपका क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स भी ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है स्प्लिटिंग को, ठीक है। अब क्वांटम नंबर अगर बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग भी बढ़ेगी, एक बात ध्यान रखना आप लोग। चौथा पॉइंट क्या है, क्वांटम नंबर्स QN से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्वांटम नंबर्स बढ़ने के साथ ना स्प्लिटिंग भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ना सबकी सेम होनी चाहिए। जैसे कोबाल्ट के साथ ना मैं NH3 जोड़ देता हूं,
ठीक है, कोबाल्ट के साथ NH3 जोड़ देता हूं और NH3 के ऊपर +3 चार्ज लगा देता हूं। इसके बाद मैं रोहिडियम ले लेता हूं और रोहिडियम के बाद क्या ले लेता हूं, NH3 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर भी ले लूंगा और एक ले लूंगा मैं आपका इरिडियम, और इरिडियम पे भी लिख दूंगा मैं NH3 और इस पर भी आ जाएगा +3 चार्ज। ठीक है, अभी देखो ना तीनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों की सेम है, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं। भाई कोबाल्ट के नीचे रोहिडियम होता है, रोहिडियम के नीचे इरिडियम होता है, बट ये 3D है और ये 4D का एलिमेंट है और ये 5D का एलिमेंट है। तो यहाँ पर नंबर अगर मैं देखू क्वांटम नंबर जो है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, क्वांटम नंबर में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते हैं, क्वांटम नंबर बढ़ने के कारण डी का साइज भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जब डी का साइज बढ़ेगा ना तो लिगेंड जब पास आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात, और स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन अगर कम हो जाएगी तो वहां पर स्प्लिटिंग की कंडीशन ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात, छोटा साइज होगा तो ज्यादा लिगेंड नहीं आ पाएंगे। खुद सोचो ना, छोटा लिगेंड होगा, सॉरी छोटा मेटल एटम होगा तो ज्यादा लिगेंड नहीं आ पाएंगे। छोटे मेटल पे ज्यादा लिगेंड क्यों नहीं आ पाएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको हम त्रिविम बाधा प्रभाव कहते हैं। और बड़ा जो होगा केंद्रीय परमाणु, तो उसमें लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा आ सकते हैं, यानी कि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस की कंडीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दैट्स वाई क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए। अब 5वां पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेचर ऑफ लिगेंड, जो आपका वीबीटी नहीं बता पाया था वो CFT ने बताया है। नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड में इसने कहा है अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग को बढ़ा देते हैं, और अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्प्लिटिंग को घटा देते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं, उसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई है जो RBSc ने दी है, वही मैं आपको बना के दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे रेफरेंस बुक में ना थोड़ा बहुत चेंजिंग भी है उस किसमें, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहलाता है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी क्या है, लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के आधार पर क्या किया गया है, लिखा गया है, वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो RBSc में ना कहीं कहीं पर थोड़ा सा चेंज है पोर्शन, जो रेफरेंस बुक होती है हाई नॉलेज के लिए उनमें और RBSc में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आपको तो RBSc के अकॉर्डिंग ही चलना, मैंने पहले कहा है, तो मैं वही आपको पोर्शन लिखा दूंगा। लेकिन मैं एक बता भी दूंगा कि कहां पर चेंजिंग आ रहा है। जनरली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आयोडीन से स्टार्ट होती है, I नेगेटिव, उसके बाद आ जाता है Br नेगेटिव, ठीक है, I नेगेटिव, फिर आ जाता है आपका Br नेगेटिव, फिर आ जाएगा आपका SCN नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, ठीक है, SCN नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आ जाता है आपका Cl नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आता है, Cl नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आ जाता है N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव के बाद आ जाएगा आपका NO3 नेगेटिव। NO3 क्या है आपका, नाइट्रेट है। समझ में आ रही बात, नाइट्रेट के बाद आ जाता है आपका फ्लोराइड, F नेगेटिव। F नेगेटिव के बाद आ जाता है आपका OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के बाद आ जाता है ऑक्सीलेटो नेगेटिव, यानी कि C2O4 2 नेगेटिव आ जाता है। C2O4 2 नेगेटिव के बाद आ जाएगा आपका H2O। H2O के बाद आ जाता है आपका NCS, ठीक है, NCS के बाद आ जाता है आपका EDTA4, EDTA4 नेगेटिव चार्ज। उसके बाद आ जाएगा आपका H नेगेटिव, H नेगेटिव के बाद आ जाएगा NH3, NH3 के बाद आ जाएगा आपका इन, इन के बाद आ जाएगा आपका साइनो, साइनो के बाद आ जाएगा नाइट्रिटो, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका CO। वैसे नाइट्रिटो ना बहुत पीछे होता है साइनो से, जो मैंने अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ी हैं तो उनमें नाइट्रो जो होता है ना, इसका जो स्ट्रेंथ होती है ना वो साइनो से कम होती है। बट हो सकता है, पता नहीं, या तो मिसप्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो गया या कोई और कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें। लेकिन जितने भी मैंने रेफरेंस बुक पढ़ी हैं,
मिसलर टार हो गई, चाहे आपके अजय कुमार सर की एक बुक आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो जो अच्छी अच्छी बुक है जहाँ पे मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है ना मैंने साइनों से कम ही देखी है। हो सकता है आरबीएससी ने कोई नया कॉन्सेप्ट लाया हो, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में इतना कि ये क्यों आरबीएससी ने ज्यादा लिखा है इससे इसकी कंपेयर में, क्योंकि इसका रीजन भी आरबीएससी ने नहीं लिखा है, लेकिन इसका ज्यादा होना मुझे पता है। ये गुड पाई एक्सेप्टर होता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, जो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर, मतलब यहां से आपका वीक फील्ड है, यानी कि ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो रेफरेंस बुक का आधार तो मैं बता देता हूं कि रेफरेंस बुक ने क्यों इसको इतना बड़ा आधार माना है। रेफरेंस बुक ने आधार माना है कि सबसे पहले आपका पाई डोनर होता है, और जो पाई डोनर होते हैं ना वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं, ये आधार माना गया है। ठीक है, पाई डोनर के बाद ना सिग्मा डोनर है, और सिग्मा डोनर के बाद ना पाई एक्सेप्टर है। ये स्ट्रेंथ होती है कि पाई डोनर की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उसके बाद सिग्मा डोनर, और सिग्मा डोनर के बाद आ जाता है आपका पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और पाई एक्सेप्टर कौन कौन है, जैसे कार्बोनिल है, साइनो है, ये आपके पाई एक्सेप्टर है। हालांकि यहाँ पर क्या है, ये भी कंडीशन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनती है कि पाई एक्सेप्टर तो इसको भी माना गया है, लेकिन कंपेयर टू इसकी पाई एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो अभी आधार तो जो रेफरेंस बुक है वो इसको मान के चल रहे हैं। अभी आरबीएससी ने किस चीज को आधार मान करके इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना है उसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन आरबीएससी ने क्योंकि पैटर्न में ये दे दिया तो आपको यही लिखना है। बाकी मैंने आपको पैटर्न बता दिया, पाई डोनर सबसे वीक होते हैं, फिर सिग्मा डोनर होते हैं, फिर पाई एक्सेप्टर होते हैं। पाई एक्सेप्टर मतलब जिनमें बैक बॉन्डिंग की सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है। तो बैक बॉन्डिंग की एबिलिटी वाले आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जो पाई एक्सेप्टर होते हैं। आपने देखा था ना सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर, बता चुका हूं ये चीज भी, बार बार नहीं बताऊंगा। कार्बोनिल का एग्जाम्पल भी दिया था, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए किसको देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को, और वहां से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसको हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, तो ये पाई एक्सेप्टर है। तो सिग्मा डोनर पाई डोनर, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर के बेस पर जो रेफरेंस बुक है वो इसको क्या करती है, क्लासीफाई करती है। हालांकि यहां तक तो क्लासीफाई इसने भी ऐसे किया आरबीएससी ने, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो मैंने आपको पहले कहा ये जो डिफरेंस है ये किसकी वजह से आया मुझे नहीं पता। बाकी जो अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक है उसमें साइनो की स्ट्रेंथ को ज्यादा दिया गया है नाइट्रो या नाइट्रिटो की कंपेयर में। ठीक है, बट आपको आरबीएससी को लेकर के चलना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी थी कि वीक फील्ड जो करते हैं ना वो स्प्लिटिंग कम करवाते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है ना वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसने वीक फील्ड से लेकर स्ट्रॉन्ग की ओर इसको बढ़ाया है। अब आपसे पूछा जाए कि जनरली बेसिकली क्या है, 4D और 5D सीरीज के साथ तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 3D के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग अलग बन जाता है। 3D के साथ जनरली देखा गया है कि अगर +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो यहां तक ये सारे के सारे लिगेंड तो वीक ही शो करते हैं जनरली, यहां तक H2 तक तो ये वीक शो करते हैं। ठीक है, +3 के साथ भी, और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग शो करते हैं। लेकिन अगर +3 से कम आ गई तो इनमें से भी बहुत सारे ना वीक फील्ड लिगेंड की भांति कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो किताबी जो चीजें हैं, ज्ञान है, वो मैं आपको एक जनरल आइडिया के लिए बता देता हूं, जो आपको बहुत सारी जगह मिलेगा कि H2 तक ना वीक होते हैं और उसके बाद ना ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, H2 तक ये वीक होते हैं और उसके बाद ये क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन 45D के साथ ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात क्या है कि क्या ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा भी मैंने जनरली मना कर दिया। जनरली क्या होता है, जैसे मैं कोबाल्ट की बात करता हूँ, कोबाल्ट के साथ ना NH3, अगर कोबाल्ट पर +3 चार्ज है तो NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन अगर कोबाल्ट पर आपका +2 है तो NH3 ना आपका क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। सो NH3 कहूं तो NH3 ना 3D के साथ +2 पर जनरली क्या करता है, वीक लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, और +3 के साथ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। तो ये चीज लिखना थोड़ा सा गलत सी हो जाती है क्या, कि ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होना और ना होना ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी निर्भर करता है। समझ में आ रही बात, क्यों, अभी मैंने क्या कहा था, स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, वीक की स्प्लिटिंग कम होती है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो स्प्लिटिंग को क्या करता है, फैक्टर अफेक्ट करता है ना। इसलिए तो मैंने क्या कहा, अगर
अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होने की वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग भी कम होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं हो सकता वहां पर वो वीक लिगेंड की भांति क्या करेगा, वर्क करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी ना, क्योंकि खुद में जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तो स्प्लिटिंग को बढ़ा देता है, और स्प्लिटिंग को बढ़ाने का मतलब है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं क्लियर, स्प्लिटिंग कैसे होती है और क्या होती है। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे सीएफईसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में आपको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।